गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 15 जुलाई पे हम पहुंच चुके हैं और आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो 10 एरियाज हम डिस्कस करेंगे वो जल्दी से बता देता हूँ। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डिस्कशन होगा एक स्टेट को लेकर, ट्रेड बेस्ड ऑन इंडियन रुपी के बारे में जानेंगे। एबेकस जो नेशनल एम्बलम को अभी लॉन्च किया गया है उसके बारे में जानेंगे। सार्फेजी एक्ट, ड्रग्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर भी एक एक क्वेश्चन रहेगा। डार्क मैटर, नेचुरल फार्मिंग एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको एपीआई कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हुए नोड स्ट्रीम 1 के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। 10 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 10 मार्क्स आपके होने वाले हैं। जो कट ऑफ रखी गई है वो यहाँ पर 6 मार्क्स की है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोशिश करिएगा 60% स्कोर करने की। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0 एंड फॉर मिस रीडिंग -2। यहाँ पर जैसे हर रोज आपकी स्कोरिंग रहती है कुछ उसी तरीके से ही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें कि कितना आप स्कोर करेंगे और उस हिसाब से फिर हम यहाँ पर जो लास्ट में टॉपर्स हैं वो भी देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था, इसे किसने रिलीज किया? जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज करी गई है? 10 सेकेंड्स आपके पास है। यहां पर टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका, सोचिए क्या आंसर होगा। जो रिपोर्ट है उसने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब 2023 तक चाइना को भी इंडिया पीछे छोड़ देगा व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन के मामले में, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। 2022 का जो एडिशन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का, उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सरपास होती हुई दिखाई गई है चाइना की पॉपुलेशन को बाय 2023। और यहां पर यह बताया गया है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी यहां पर 8 बिलियन मार्क को टच कर लेगी 2023 तक, अगले साल। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। वैसे इसमें नवंबर 2022 की बात करी है कि नवंबर 2022 एग्जैक्टली यहां तक 8 बिलियन पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी। द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो है वो पब्लिश करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट को इन अ बाइनियल साइकिल, मतलब हर 2 साल में इसे एक बार लेकर आता है और 1951 से इस रिपोर्ट को लेकर आया जा रहा है। यहां पर यूनाइटेड नेशन का ही ये एक बॉडी है जो इसे लेकर आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिएगा 1951 से इस रिपोर्ट को लेकर आया जा रहा है, कौन लेकर आ रहा है वो भी आपको पता चल गया, और कैसे कैसे हमने यहां पर 8 बिलियन मार्क जो है इसको नवंबर में हम अचीव करेंगे वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। नाउ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डांसिंग डियर एंड फ्लोटिंग सेंचुरी, ये कहां पर मिलते हैं? ये जो लोकेशन है हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्या ये मणिपुर में मिलेंगे, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। डांसिंग डियर जिसको सेंगई भी कहा जाता है, ये काफी यूनिक है जो आपको इसी स्टेट में काइबिल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है वहीं पर ही मिलेगा। और यहां पर फ्लोटिंग सेंचुरी भी आपको मिलेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट लोकतक, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए तो काबिल लैमजाओ नेशनल पार्क अपने डांसिंग डियर और फ्लोटिंग सेंचुरी के लिए जाना जाता है, उसके लिए काफी फेमस है। मैप बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। आपका अब काम यही है कि जब आप एटलस को देखेंगे तो वहां पर इसे जरूर मार्क करिएगा, इसे जरूर ये मार्क कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज याद रहे। चाहे तो एटलस में साथ में आप लिख भी सकते हैं कि ये जो लोकेशन थी न्यूज में किस वजह से थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये सब चीजें याद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन इंडियन रुपी। इंडियन रुपी में अगर ट्रेड को सेटल किया जाता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? इन 3 स्टेटमेंट में से बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कौन सा फायदा आपको यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। क्या इससे ट्रेड डेफिसिट कम होगा? हो सकता है। क्या रुपी स्ट्रेंथन होगा ग्लोबल मार्केट के अंदर? ये भी पॉसिबल है। रुपी एक रिजर्व करेंसी बन सकता है फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, ताकि डेवलपिंग इकोनॉमिस्ट शायद इसी को ही आगे यूज करे। 10 सेकेंड्स। अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या कहा कि जो ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट होता है वो सारा रुपी के अंदर किया जाएगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली रुपी सेटलमेंट का पूरा रास्ता यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर खोल दिया है। इससे हमारी करेंसी को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ प्रमोट होगी, ग्लोबल ट्रेड प्रमोट होगा, राइट। इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो भी यहां पर बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी इकोनॉमीज हैं वो भी इसको यूज करते हुए आपको दिखाई देंगी। नाउ अब ये काम करेगा कौन? देखिए बैंक्स जो हैं वो ऑथोराइज डीलर्स के तौर पर काम करेंगे, लेकिन जो बैंक्स हैं जो डीलर्स के तौर पर काम करेंगे उन्हें आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा इस तरीके की फैसिलिटी को देने के लिए। नाउ
इसके फायदे की अगर बात करें तो यहां पर यह चीज बताई गई कि जैसे हम लोग यहां पर रुपी को प्रमोट करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होता जाएगा। आगे आने वाले टाइम में बाकी इकोनॉमीज भी इसको ऑप्ट कर सकती हैं। ग्लोबल लेवल पर जो परसेप्शन है रुपी को लेकर वो भी चेंज हो सकता है। अदर कंट्रीज इसको अडॉप्ट करेंगे तो वैसे ही ये स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी बताया गया कि अगर हम यहां पर रुपी को यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि मंथली बेसिस पे हमारा जो पेमेंट का बिल होता है या ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो यहां पर $20 बिलियन तक कम हो जाए मंथली बेसिस पे। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर बताई जा रही हैं जो कि एडवांटेजेस के तौर पर देखी जा रही है। देखिए चाइना ने भी अपनी करेंसी को काफी प्रमोट किया है। दिस इज द टाइम दैट इंडिया शुड डू द सेम। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल और एनिमल्स इज और आर प्रेजेंट इन एबेकस ऑफ नेशनल एम्बलम। अभी रिसेंटली जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसको इनॉग्रेट किया गया। तो पूछा गया कि उसके एबेकस के अंदर कौन कौन से एनिमल आपको देखने को मिलते हैं। क्या एलिफेंट है वहां पर, बुल है, टाइगर है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, यहां पर टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं, फिर करेंगे इसको लेकर डिस्कशन और उसको देखेंगे भी सही। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनवील किया है नेशनल एम्बलम और ये पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है न्यू दिल्ली, वहां पर इसे इनॉग्रेट किया गया है। नेशनल एम्बलम की बात करें, ये अडॉप्ट किया गया है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है आपसे कहां से अडॉप्ट किया है। जो सारनाथ कैपिटल है, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, वहां से इसे अडॉप्ट किया गया है और ये जो ओरिजिनल है इसे सारनाथ म्यूजियम के अंदर रखा गया है। लायन कैपिटल के में आप देखेंगे 4 शेर आपको दिखाई देंगे जो बैक टू बैक यहां पर खड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, राइट, जिसमें लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक वाला आपको अभी यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट बैक साइड में भी देयर इज अ लायन। तो ये जो 4 लाइन है वो आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इसके नीचे देखेंगे वहां पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। एलिफेंट आपको दिखाई देगा, एक रनिंग हॉर्स आपको दिखाई देगा, एक बुल भी आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। और इन एनिमल्स के बीच में आपको जो धर्म चक्र है, जो आपको फ्लैग के ऊपर भी दिखाई देता है धर्म चक्र, वो भी यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। नाउ जो प्रोफाइल है लायन कैपिटल की, इट इज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर टाइगर नहीं है, बुल है, एलिफेंट है और हॉर्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं धर्मचक्र बीच में दिया है, ये आपको हॉर्स दिखाई देगा, यहां पर बुल दिखाई देगा, ये एलिफेंट भी आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो कि सारफेजी एक्ट को लेकर पूछा गया। सारफेजी एक्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। लॉ जो है ये सारफेजी का, ये एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री और ये मूवेबल एसेट को ही कवर करता है। सिर्फ हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये भी सारफेजी एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 10 सेकेंड्स सोचिए सारफेजी के बारे में। बैंक जो है उन्होंने काफी सारे एरियाज में सारफेसी जो है उसको यूज करना शुरू किया क्योंकि सारफेसी एक्ट 2002 में से लेकर आया गया था और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे बैंक्स हो या अदरवाइज उनको हेल्प करता है जब भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक डिफॉल्टर बन जाता है। जब भी लोन को डिफॉल्ट किया जाता है, किसी व्यक्ति ने इंस्टीट्यूशन ने लोन लिया लेकिन लोन वापस नहीं कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर सारफेसी एक्ट जो है इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है ताकि जो बैड डेट्स हो जाते हैं, जो पैसा उनका डूबने वाला होता है, उसको किसी ना किसी तरीके से रिकवर किया जा सके या कुछ हद तक पैसे को रिकवर किया जा सके, ठीक है। नाउ यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने लोन लिया और कुछ चीज प्लेज के तौर पर रखी, मॉर्गेज रखी या फिर कहें कि कुछ उसमें सिक्योरिटी के तौर पर रखा, तो बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट होता है कि वो चाहे अगर उनको लगता है कि लोन नहीं पे किया जा रहा है, लोन को डिफॉल्ट किया जा रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। ये फ्री हैंड जो है वो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया है, ठीक है। नाउ ये एप्लीकेबल कहां पर होता है, इसमें हर तरीके की एसेट चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, ये सभी इसके अंदर कवर होती है। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इसमें शामिल होती है, ठीक है। सेकंड, कोऑपरेटिव बैंक्स कैन आल्सो इन्वोक सारफेसी एक्ट। यस, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। जो लेंडर है वो क्या कर सकता है, वो पहले नोटिस भेजेगा बोरोवर को कि भाई देखो आपका जो ड्यू है, आपने जो लोन लिया था 60 दिन से उसका पेमेंट नहीं हुआ तो प्लीज उसको वापस करो। और उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं किया जाता है, कोई भी रिप्लाई भी नहीं आता है, तो वहां पर जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास राइट आ जाता है कि वो चाहे तो एसेट को सेल कर सकता है, ठीक है। उसके पास एसेट को सेल करने का राइट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सरफेसी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया।
और जो सीरीज है उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा exam.network.com पर जाकर डे वाइज तैयारी कैसे करनी चाहिए इसको लेकर भी आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ड्रग्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स दे फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्रग्स या इससे मिलते जुलते जो प्रोडक्ट होते हैं वो 7 शेड्यूल में, क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं या फिर रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर आते हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे एक डिस्कशन इसको लेकर। हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान कर रही है टू रिप्लेस द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 का है, इसके बदले एक अपडेटेड लॉ लाने की बात कर रही है और इसके लिए पहले ड्राफ्ट को लेकर आया जाएगा, वेरियस स्टेक होल्डर से उसमें इनपुट मांगे जाएंगे और उसके बाद जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट काफी पुराना है उसे यहां पर रिप्लेस शायद किया जा सकता है। अब ये जो एक्ट लेकर आया गया था इसका मेन काम क्या था? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का था ताकि देश के अंदर जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स को सेल किया जाता है भारत के अंदर वो सेफ हो, इफेक्टिव हो यूज करने के लिए, और जो भी स्टेट ने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करें, ठीक है, जो भी इसके क्वालिटी के मापदंड सेट करें उससे वो क्वालिफाई करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई भी दवाई बनाकर बेच दी, वो नहीं होना चाहिए। कंप्लायंसेस पूरी होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये इस चीज की दवाई है तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट उस एरिया में देखने को मिलना चाहिए, प्लेसिबो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, किस लिस्ट में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब स्टेट सेंटर दोनों का रोल इसके अंदर रहता है। यहां पर तीनों लिस्ट आपको दी है, जिसमें स्टेट यूनियन लिस्ट दी है, जिसमें यूनियन का एरिया रहता है, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, ये स्टेट के अंडर आ जाते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन हो गया, देन आपका ट्रेड यूनियंस हो गया, देन सक्सेशन एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं जिसमें दोनों का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है डार्क मैटर को लेकर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। पूछा गया डार्क मैटर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट हैव एनी चार्ज। ये इस तरीके के पार्टिकल से बना होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। मे बी डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी ये दोनों मिलाकर 90% जो यूनिवर्स का टोटल मैटर है उसको फॉर्म करते हैं। मतलब 90% पूरे यूनिवर्स में क्या है? डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। देखिए, रिसेंटली रिसर्चर्स जो थे इन्होंने एक 5 साल का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था डार्क मैटर को लेकर यूएस के अंदर, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था यूएस में ही, साउथ डेकोटा करके जगह है, वहां पे एक फॉर्मर गोल्ड माइन हुआ करती थी, वहां पर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था। इसी चीज को लेकर न्यूज थी। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो डार्क मैटर जो है, यस इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which do not have any charge at all, means ये जो पार्टिकल्स होते हैं they do not interact through electromagnetic interaction। ये जो इंटरैक्शन होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। डार्क मैटर कहने का पीछे रीजन भी है, इन्हें डार्क पार्टिकल कहा जाता है बिकॉज ये लाइट को एमिट नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइट को एमिट नहीं करते। तो डार्क क्यों कहा जाता है? लाइट को एमिट नहीं करते। मैटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मास जो होता है वो नॉर्मल मैटर जैसा ही होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? इंटरैक्ट थ्रू ग्रेविटी, ग्रेविटी के तरीके से, ग्रेविटी के थ्रू वो इंटरैक्ट करते हैं। मेनी फिजिसिस्ट ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एंटायर विजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है वो सिर्फ 5% है, बाकी से भी जो है वो डार्क मैटर में आता है। तो यहां पर इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट्स जो आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इसमें से नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं? नेचुरल फार्मिंग करने से क्या इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है? वाटर यूसेज कम हो जाता है? क्या ये क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट को सपोर्ट करता है? 10 सेकेंड्स सोचिए। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज पे एम्फसाइज किया कि नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स को करनी चाहिए, इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का है, तो वहां पर वो चीजें एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेचुरल फार्मिंग एक केमिकल फ्री फार्मिंग करने का तरीका है, लाइव स्टॉक बेस्ड मेथड है, और ये जो मेथड है ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। इसमें फार्मर्स की जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑटोमेटिकली इसमें कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें वाटर यूटिलिटी कम होती है क्योंकि आप कुछ ऐसा फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, तो कॉस्ट कम, पानी भी कम आपको जरूरत पड़ता है, और क्लाइमेट भी आपका सही रहता है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट जो है उनको भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ जब आप पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो आपके प्लांट्स है धीरे धीरे उनमें रेजिलियंस आनी शुरू हो जाएगी कि वो वीड्स, पेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इस तरीके की चीजों से ज्यादा परेशान ना हो। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने प्लांट्स को जो पेस्टिसाइड है वो देकर उनको कहीं ना कहीं कमजोर बना रहे हैं, जिससे कि प्लांट्स के ऊपर अगर
आगे जाकर पेस्टिसाइड यूज नहीं किए जाते तो पेस्ट, वीड और क्लाइमेट चेंज उनको काफी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक आदत हो जाएगी प्लांट्स के अंदर पेस्टिसाइड को यूज करने की, लेकिन अगर यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी रेजिलियंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तीनों ही चीजें आपको यहां पर नेचुरल फार्मिंग के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जो पिक्चराइजेशन है वो यहाँ पर दिया है, तो इसे आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, राइट सोइल को अगर आप यूज करते हैं, राइट टाइम पर प्रॉपर अमाउंट में वाटर को देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं जिससे कि आगे मैन्यूअर को प्रोवाइड करने में भी और नेचुरल पेस्टिसाइड को यूज करने में भी हेल्प मिलेगा आपको। इवेंचुअली जो आपकी क्रॉप होती है वो बेटर होती है, वो नेचुरल होती है, उसमें किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया होता, और ओवरऑल कॉस्ट क्योंकि नेचुरल मेथड्स को यूज किया वो भी कम आती है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एपीआई के बारे में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एपीआई जो टर्म है आपने काफी बार सुना होगा, ये वो जो मेडिकल साइंस वाला एपीआई है वो नहीं है, मेडिसिन वाला एपीआई नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो एपीआई के बारे में पूछा है कि भारत के अंदर इसके कौन कौन से एग्जांपल है। क्या उमंग इसका एक एग्जांपल है, दीक्षा इसका एग्जांपल है, डिजी लॉकर इसका एक एग्जांपल है? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। इंडिया का स्टैक नॉलेज एक्सचेंज जो है, यहां पर काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और काफी सारी कंट्रीज अब इस चीज को मान भी रही हैं कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एपीआई के अंदर वो काफी बेहतर है पहले के कंपैरिजन में। देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट्स है वो डिजिटाइजेशन की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल एप्लीकेशंस में क्या होता है, जो भी वेरिफिकेशन कराना होता है उसमें हम कहते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं डायरेक्टली डिजी लॉकर से हम क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। तो वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन आपने ओपन करी हुई है, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई एप्लीकेशन आपने ओपन करी है और वहां पर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली डिजी लॉकर की स्क्रीन उसके ऊपर खुल जाती है और डायरेक्टली वो ऑनलाइन ही डिजी लॉकर को एक्सेस करके जहां पर आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। यही चीज आपने आधार के केस में भी देखी होगी कि ऑनलाइन आपको अलग से कुछ अपलोड नहीं करना है, कुछ डाउनलोड नहीं करना है। ऑलरेडी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, डेटा ऑलरेडी फिल्ड है, तो एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करके डाटा वेरीफाई कर लेती है। ये होता है एपीआई का काम। ठीक है, और ये हमें भारत सरकार के जो वेरियस इनिशिएटिव में डिजी लॉकर हुआ, दीक्षा हुआ, उमंग हुआ, यहां पर तीनों ही केस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि एपीआई हम आधार में भी देख सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में भी देख सकते हैं, बीच में अभी कोरोना के लिए कोविन एप्लीकेशन आपने देखी थी उसके लिए वेब एप्लीकेशन, डिजी लॉकर के अंदर भी आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, उमंग, दीक्षा, ये काफी सारे एरियाज है जहां पर एपीआई का यूज किया गया है। ठीक है, एपीआई का मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एक सॉफ्टवेयर, इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है ताकि दो एप्लीकेशन आपस में बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके और डेटा वेरिफिकेशन वहां पर कर सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्ड स्ट्रीम 1 रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये किससे रिलेट करती है? क्या ये सिंगल डेटा नेटवर्क है फॉर नॉर्डिक कंट्रीज, गैस पाइपलाइन है, कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिससे रिवर्स को लिंक किया जाएगा, नन ऑफ द अबव? देखिए वैसे तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है जो आपको बताएगा कि आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज कितनी है। आई एम प्रीटी श्योर 90% लोग इसे आसानी से आंसर कर लेंगे, लेकिन हाँ जो 10% लोग नहीं कर पा रहे, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बेस कम है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो काफ़ी बार न्यूज़ में आती है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती है, लेकिन हाँ एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, पिछले काफ़ी सालों से इसके बारे में चर्चा चल रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है जर्मनी का मेन सोर्स है गैस का फ्रॉम रशिया। ठीक है, इसे शट डाउन किया गया था 10 दिन पहले मेंटेनेंस काम को करने के लिए, तभी ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया। 1224 किलोमीटर अंडर वाटर की गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया से चलती हुई जर्मनी तक पहुंचती है बाल्टिक सी के रास्ते से। अभी मैप के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा मैं। इस पाइपलाइन के थ्रू 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है वो हर साल रशिया से चलती है। इसका मेजर पार्ट जर्मनी में जाता है, बाकी कुछ कुछ पार्ट दूसरी कंट्रीज को भी दिए जाते हैं। जर्मनी जो है वो रशिया की गैस सप्लाई का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तभी आपने देखा होगा काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जब यूक्रेन के ऊपर अटैक भी किया गया रशिया के द्वारा, वो खुल के नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं रशिया ये गैस सप्लाई बंद कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हियर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिएगा, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 आप देख सकते हैं रशिया से चलती हुई आपको ये जर्मनी तक जाती हुई दिखाई देगी बाल्टिक सी के रास्ते से, राइट। चलिए अब 30% मोर मटेरियल अगर आप रिटेन करना चाहते हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ी अभी तो आपको 100% याद है, लेकिन इसको आप काफी जल्दी भूल जाएंगे अगर आप इमीडिएटली रिवीजन नहीं करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, 2 मिनट अपने और इन्वेस्ट करने हैं, रिवीजन करनी है, और फिर मैं आपको जो प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी देने वाला हूं, और फिर हम अपने मार्क्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। रिवीजन का मतलब क्या है, जैसी स्क्रीन के सामने आप यहां पर ये स्लाइड देखते हैं,
इसके बारे में जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको रिकॉल करिए। जैसे कि बताएं मुझे 8 बिलियन पॉपुलेशन कब तक होगी, इसी साल नवंबर तक बताया जा रहा है, और इंडिया चाइना को सरपास कर देगा बाय वेरी नेक्स्ट ईयर। यूनाइटेड नेशन जो है उसके द्वारा ये जो WPP रिपोर्ट है इसको लेकर आया जाता है, हर 2 साल में इस रिपोर्ट को एक बार लेकर आया जाता है। फिर हमने डांसिंग डियर सेंगई फ्लोटिंग सेंचुरी कहां पर देखा, काइबुल लेमचो नेशनल पार्क, जो कहां पर लोकेट करता है, इट इज इन मणिपुर। ट्रेड बेस्ड इंडियन रूपी, इसके बारे में क्या देखा था, इंडिया को मजबूती मिलेगी, इंडियन रूपी को मजबूती मिलेगी, एट द सेम टाइम यहां पर इसे रिजर्व करेंसी के तरीके से भी काफी सारी कंट्रीज हो सकता है यूज करना शुरू करे। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कहा जा रहा है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। नेशनल एम्बलम में कौन कौन से आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, एलिफेंट, बुल, टाइगर दिखाई देता है, आपको हॉर्सेस दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमने देखा था सार्फेजी एक्ट के बारे में, लॉ इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों तरीके की एसेट शामिल होती है। द कोऑपरेटिव बैंक्स कैन ऑल्सो इन्वोक सार्फेजी एक्ट, यस, कोऑपरेटिव बैंक्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे रखी है कि आप भी सार्फेजी को यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने ड्रग्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में देखा था, इट फॉल अंडर विच लिस्ट, 7 शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, रेजिड्यूरी में कौन कौन से आते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में कौन कौन से आते हैं। डार्क मैटर क्या होता है, डार्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइट को एमिट नहीं करते मैटर, क्योंकि इसके अंदर मैटर जैसा मास होता है। 90% यूनिवर्स का अगर आप पार्ट देखेंगे वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमने नेचुरल फार्मिंग के बारे में देखा, इससे फायदा क्या होता है, मिनिमाइज करता है इनपुट कॉस्ट को, वाटर यूसेज को रिड्यूस करता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लांट्स को ये सपोर्ट भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको ये एक पिक्चराइजेशन के थ्रू बताया था। देन हमने देखा कि API क्या है, तो सरकार ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स करे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडिया के अंदर आपका कोविन है, डिजी लॉकर है, UPI है, उमंग है, दीक्षा है, ई-संजीवनी है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं जहाँ पर API का इस्तेमाल किया गया है। और फाइनली लास्ट में हमने क्या देखा, नॉर्थ स्ट्रीम 1, ये किस किस को कनेक्ट करता है बताइए। नॉर्थ स्ट्रीम 1 कनेक्ट करता है रशिया को जर्मनी से, और यहाँ पे 55 बिलियन जो आपकी गैस होती है उसकी सप्लाई करी जाती है। अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है ना। अभी चलते हैं, पहले तो सबसे पहले अपने मार्क्स लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर मुझे प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में आंसर दीजिएगा कि ब्राउन हाइड्रोजन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसका सोर्स क्या है। अलग अलग हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन विच इज अ क्लीन हाइड्रोजन, फिर हमने ब्लू हाइड्रोजन देखा जो नेचुरल गैस से बनती है, ब्लैक ब्राउन देखी थी, रेड और पर्पल हाइड्रोजन भी देखी थी। तो ब्राउन हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिएगा। और आप लोगों में से अगर सभी को नोटिफिकेशन मिल रहा है वीडियो का, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो एक बार ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर प्रेस करिएगा, राइट। अपने मार्क्स अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। होपफुली आपने 6 या 6 से ज़्यादा ही स्कोर किया होगा, अगर 6 से कम भी किया है तो भी कोई बात नहीं। जब आप सेकंड टाइम इसे देखेंगे वीडियो को, सेकंड टाइम सेम डे ही देख लीजिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, तब देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या गलती करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।